Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली पिक्ड नहीं किए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर्स सजेशन के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो आपका मतलब मैक्स टू मैक्स 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। अदर किसी वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सो दैट मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग अवे, ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है आप सबके लिए। वीडियो के बीच में मैं आपसे कहीं पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही हम उन्हें तुरंत अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर जो है अनाउंस कर देंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर टू फॉलो इट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन कहीं किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये है दैट ये जो लेक्चर्स हैं हमारी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हैं तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो से भी अपना एग्ज़ाम अच्छा खासा कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, जो आपके DU सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। जेनरिक इलेक्टिव का आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट इज अपार्थाइड एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपार्थाइड होता क्या है। हम कह सकते हैं कि अपार्थाइड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों को अलग अलग और अनफेयरली गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है उनकी रेस या स्किन कलर की वजह से। फॉर एग्जांपल, आपका स्किन कलर कुछ और है तो आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप वाइट है तो आपको रॉयल ट्रीट किया जा रहा है, अगर आप ब्लैक है तो आपको जो है एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जा रहा है। ये जो मेनली अपार्थाइड का जो सिस्टम है ना, ये साउथ अफ्रीका में यूज होता था 1948 से लेके 1990s तक ये सिस्टम चला है। अपार्थाइड के अंदर जो ब्लैक पीपल है उनके पास बहुत ही कम हक होते थे वाइट पीपल के मुकाबले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लैक हूँ तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम राइट्स हैं वाइट पीपल के मुकाबले। वो ना तो मतलब कि अच्छे से, ना तो उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी थी, ब्लैक पीपल ना पढ़ सकते थे, ना उनको वोट देने का अधिकार था। ठीक है, ना वो पब्लिक प्लेसेस को फ्रीली यूज़ कर सकते थे वाइट लोगों की तरह। सिंपल अगर शब्दों में कहें तो अपार्थाइड इज़ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड इनटू लॉ बाय गवर्नमेंट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका। आई एम श्योर यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट क्लिक किया होगा। ये लाइन पढ़कर मुझे भी एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही नोबल पर्सन की याद आ गई। ठीक है, जिन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, विच इज़ द ग्रेट नेल्सन मंडेला। आई एम श्योर आपने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, बुक में भी आता है। ठीक है, सिलेबस में। उन्होंने जो है अपार्थाइड के खिलाफ काम किया और उन्होंने इक्वल राइट्स मांगे ब्लैक पीपल के लिए। और उनके एक्टिविज़म की वजह से उनको 27 साल उनको जेल में रखा गया। ठीक है, और बाद में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में पहली बार जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है,
इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेना, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपार्थाइड, एक ऐसा सिस्टम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड होता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना रेस भी कहते हैं इसका, ये तो इसका प्लूरल फॉर्म है। रेस का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर ना रेस जो है वो लोगों के स्किन कलर, फिजिकल फीचर और एंसेस्ट्री, यानी कि वो कौन सी मतलब कि प्रजाति से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे होता है कि भाई कास्ट बेसिस होता है ना, तो वहाँ पे भी एंसेस्ट्री कुछ ना कुछ कास्ट बेसिस जैसा ही सिमिलर है, ठीक है। तो रेशियल का मतलब होता है कनेक्टेड टू डिफरेंस बिटवीन पीपल्स रेसेस एंड स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर के बेसिस पे उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अपार्थाइड सिस्टम जो है वो एंटायरली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। इट अकॉर्डेड द हाईएस्ट स्टेटस टू वाइट पीपल, इसके हिसाब से जो वाइट पीपल है जिनका स्किन कलर वाइट है उनका हायर स्टेटस है, और ब्लैक पीपल और नॉन वाइट कम्युनिटीज़ जो वाइट कम्युनिटीज से नहीं बिलोंग करती हैं उनको इन्फीरियर यानी कि नीचा माना जाता था, ठीक है। उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इनइक्वालिटी, इनजस्टिस सोसाइटी के अंदर आने लग गया, लीडिंग टू सोशल डिवीजन एंड टेंशन। इट स्टूड इन डायरेक्ट अपोजिशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये ठीक ह्यूमन राइट्स के अपोजिट जाता है। डेप्रीवेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। द गवर्नमेंट रिमेन्ड एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट पीपल, वहाँ पर गवर्नमेंट ही सफ़ेद लोगों की थी। कंसिक्वेंटली द ब्लैक कम्युनिटी वॉज अनेबल टू पॉलिटिकली आर्टिकुलेट इट्स ग्रीवियंस। अब जो ब्लैक कम्युनिटी है ना तो वो अपने हक जता सकती थी ना वो अपना दुख व्यक्त कर सकती थी। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फ्यूल्ड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द ब्लैक कम्युनिटी। अब ब्लैक कम्युनिटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा नफरत होने लग गई थी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ना तो डेमोक्रेसी होने के बावजूद उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की दी जाने रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से ब्लैक पीपल को ना तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी, ना उनको पढ़ने देते थे, ना एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, ना हेल्थ केयर मिलती थी। उनको सिर्फ एक लो स्टेटस जॉब तक कन्फाइंड रखा जाता। लो स्टेटस जॉब कैसी? झाड़ू पोछा वाले, स्वीपर्स, ऐसी जॉब्स, ठीक है। वाइल इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट पीपल, वाइट पीपल के कंट्रोल में जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहने लग गए। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। अपार्थाइड सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई जाती थी ब्लैक पीपल पर, जहाँ पर वो रहते थे, ट्रैवल करते थे, उनकी जो पब्लिक स्पेसिस की एक्सेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती थी, ठीक है। उनके लिए अलग से स्कूल, अलग से हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एरिया, मतलब कि रहने की जगह भी उनके लिए अलग अलग बनाई गई थी, डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर देम। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन की जो सेंस थी, अब भाई आप इतना ऑब्वियसली किसी को इतना ज़्यादा जब सामने से करेंगे तो उनको फील होगा, और यहाँ से वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी भी उनको जो है उनके साथ किया जाने लग गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ना उनके खिलाफ खड़े होने लग गए कि आप मतलब कि हद से पार हो रहा है अब ये सब, ठीक है। यूज़ ऑफ रिप्रेशन एंड वायलेंस, अब जो गवर्नमेंट है उसने पुलिस फोर्स को जो है एम्प्लॉय कर ही रखा था, अब वॉयलेंस को यानी कि मारपीट शुरू करी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लोगों पे भी। जो एंटी अपार्थाइड को सपोर्ट करेगा उन सबको पीटा जाएगा। एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया, उनको जो एट्रोसिटीज़ का मतलब है उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत काम किए, टॉर्चर किया गया। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रेट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द एंटायर सिस्टम वॉज फाउंडेड अपॉन फियर एंड रिप्रेशन। जो पूरा का पूरा सिस्टम है ब्लैक पीपल को डरा के और धमका के जो है रखता था। इंटरनेशनल प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म, अपार्थाइड पॉलिसी को जो ना वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म मिला, सभी दुनिया के लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ होने लग गए। द यूनाइटेड नेशंस एंड वेरियस नेशंस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट प्लेड अ पाइवोटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द एंड ऑफ द अपार्थाइड। इंटरनेशनल सैंक्शंस हुए, इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है, ठीक है। तो एक वर्ल्ड कोर्ट होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड कोर्ट के अंदर जो है अब ये चीज़ जाने लग गई, और ये जो वर्ल्ड कोर्ट है ये लोकेटेड है द हेग, नीदरलैंड्स में।
तो अब वहाँ पे जो है ये इशू जाने लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी कंट्रीज़ इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी और प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। तो अब एक इंटरनेशनल सैंक्शंस और प्रोटेस्ट मूवमेंट को पाइवोटल रोल, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने में। या तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको ख़त्म करने के लिए कहा और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसकी वजह से इसे ख़त्म करना पड़ा। यहाँ से क्या हुआ, दिस सर्व टू द अंडरस्कोर ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और यहाँ से पता चलता है एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस दिया जाता है ह्यूमन राइट्स को, दैट एवरीथिंग, हर एक चीज़ से ऊपर क्या है, ह्यूमन राइट, एक इंसान का अधिकार। द इम्पैक्ट ऑफ अपार्थाइड ऑन वीमेन। अब खासकर देखो, हमेशा क्या होता है, जब भी कोई ऐसा एक लॉ, कोई भी चीज़ होती है जो किसी भी इंसान के खिलाफ होती है, उससे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में अगर कोई अफेक्ट होता है तो वो वुमेन होती है। वी कैन से एनी सॉर्ट ऑफ, हम कुछ भी, कोई भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट ये हमेशा हिस्टोरिकली प्रूवन है दैट जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ द वुमेन ऑफ द कम्युनिटी हु हैज़ टू सफ़र द मोस्ट। तो अब ये भी कोई अलग सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पर भी वुमेन को बहुत ज़्यादा जो है गलत उनके साथ होने लग गया। फेसिंग डबल एक्सप्लॉइटेशन, अब वुमेन के साथ ना डबल एक्सप्लॉइटेशन होता था। साउथ अफ्रीका की जो वुमेन है उनको डिस्क्रिमिनेशन के साथ तो बेस किया ही जाता था, क्योंकि उनकी एक तो रेस ऐसी है और फिर जेंडर के बेसिस पे। ब्लैक वुमेन इन पर्टिकुलर, उनको जो है सबसे ज़्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सोसाइटी के अंदर झेलना पड़ा। देखो, एक नेचुरली, इट्स नॉट दैट आई एम सिंप्लीफाइंग इट, बट नेचुरली क्या दिखा था, अ वुमेन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी। ब्रेन वगैरह सोसाइटी के अंदर आज भी इतना नहीं वो करते, ब्यूटी पे देखते हैं। अब ब्लैक वुमेन को अब वो इतना नहीं मानते थे उस टाइम पे, उनको लगता था ब्लैक पीपल आर कि वो नीची प्रजाति के हैं। तो वुमेन को, क्योंकि उनको पर्टिकुलरली इस एरिया में देखा जाता है, तो उनको और ज़्यादा ऑपरेशन देखना पड़ता था, दैट एक तो वो ब्लैक है और ऊपर से उनको ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था दैट दे आर नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। दे वर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स, ना तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ना उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, अधिकार तो बहुत दूर की बात है, विच हिंडर्ड देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड पॉवर्टी, अब अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, क्योंकि ना तो उनको पढ़ने दे रहे हैं, ना उनको कोई अच्छी जॉब दे रहे हैं, उनके लिए एक जॉब की क्लास बना दी है कि ये लोग यही काम करेंगे, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स और पॉवर्टी होने लग गई। वुमेन को सिर्फ लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, उनको जो है मीगर वेजेस के अंदर काम करना पड़ता था, जैसे कि न्यूमेरियस फैमिलीज वर प्लंज्ड इनटू पॉवर्टी, उनको पॉवर्टी के अंदर रखा गया था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेंडरिंग वुमेन्स लिविंग कंडीशंस एक्सट्रीमली प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है सेफ ना होना, नॉट सिक्योर, यानी कि एक तो वो सेफ नहीं थी और ऊपर से उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ख़राब थी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, अब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो ब्लैक मैन हैं उनको सिटीज़ को माइग्रेट करना पड़ता था। अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अच्छी कंडीशन नहीं है तो दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। वो माइंस में, सिटीज़ में जाकर काम करते थे, जहाँ से वो अपने परिवार से अलग हो जाते थे। वुमेन को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती थी परिवार के अंदर, एक हेड ऑफ द फैमिली लेने की, विच एग्जिबिटेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस क्या होगा, एक तो उनको काम ऐसा मिल रहा है जहाँ पर उनको बेइज्जती होती है, उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब घर पे आके उनको सारा घर संभालना है, सारा काम करना है और सबको खाना खिलाना है, जबकि इतना खाना ही नहीं है सब खा सके। यहाँ से क्या होगा, मेंटल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस, फिजिकल डिस्ट्रेस, क्योंकि वो काम भी कर रही हैं और उनको खाना भी नहीं मिल रहा है उस हिसाब से जितना उनको मिलना चाहिए, उतना खाना नहीं मिल रहा है। डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ब्लैक वुमेन को क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन से डिनाई कर देते थे, कहते थे कि भी आप लोगों को नहीं अलाउड है। गवर्नमेंट उनको सिर्फ सबस्टैंडर्ड एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती थी। अब सबस्टैंडर्ड एमिनिटीज़ क्या होता है, देखो सबस्टैंडर्ड एमिनिटीज़ का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटी देना पुअर कंडीशन में, जैसे कि पानी है तो पानी भी ख़राब क्वालिटी का देना, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे पानी, बिजली, टॉयलेट, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बेसिक चीज़ें, उनको सिर्फ यही चीज़ें प्रोवाइड होती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड रिप्रेशन, वुमेन जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती थी, उनको पुलिस की ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। उनको अरेस्ट करते थे, डिटेन करते थे, टॉर्चर करते थे और उनकी जो है सेफ्टी और फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड स्पिरिट ऑफ द रेजिस्टेंस, डिस्पाइट द एरेंडियस सर्कमस्टांसेस, इतने ख़राब होने के सबस्टांसेस होने के बावजूद, जो हालात थे इतने ख़राब होने के बावजूद, वुमेन ने
सेल्फ रिजिलियंस दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अपने अधिकार और इक्वालिटी के लिए, और देयर बाय फोस्टरिंग हाइटन्ड पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द वुमेन, जहाँ से क्या हुआ, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस वहाँ पे वुमेन के अंदर आने लगी। रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, वुमेन का एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस। साउथ अफ्रीका की वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के अंदर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ, और यहाँ से एक वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट उनको मिला इस मूवमेंट को। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्ट्रेंथन द स्ट्रगल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन फॉर्म्ड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, अब उन्होंने अपने अपने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बना लिए जो कि और एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल्स को ऑर्गेनाइज करती थी। कैसे ऑर्गेनाइज करती थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल भाई उनको पता है कि अब ये पुलिस आने वाली है तो उससे बचना कैसे है, जो वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है उनको हेल्प करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना, ये सब, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ से वुमेन के अंदर अवेयरनेस आई, उनको मोबिलाइज किया और मूवमेंट जो है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई। वुमेन्स मार्च ऑफ 1956, हजारों women staged a historic march to protest against the pass law. This was a pivotal event in the history of South Africa. अब देखो ये पास लो होता क्या है, देखो साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोगों के लिए एक ऐसा पास बनाया जाता था जो घर से बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए होता था। मान लो वो कहीं पे भी रोड पे चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनसे पास मांग लिया, अगर उनके पास वो पास बुक नहीं होगा तो उनको जेल कर दिया जाएगा या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस लॉ को हटाने के लिए वुमेन ने एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिक मार्च किया था 1956 के अंदर, जहाँ पर यूनिटी और ऑफ एंड पावर ऑफ अपोजिशन इन द गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने किया। दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। सोशल अवेयरनेस कैसे है, वुमेन ने अपना ये टास्क ले लिया सोशल अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर लाने का। उन्होंने द एजुकेटेड पीपल अबाउट देयर राइट्स, अपने हक के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम बताया, और दिस हेल्प द मूवमेंट गेन अ पब्लिक सपोर्ट। कोऑपरेशन विद नेशनल लीडर्स, वुमेन स्ट्रगल्ड अलोंगसाइड नेल्सन मंडेला के साथ साथ उन्होंने स्ट्रगल किया और एंटी अपार्थाइड लीडर्स के साथ। दे मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट एंड इंस्पायरिंग द मासेस। उन्होंने बहुत सारी जो है कॉन्स्टेंट उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते रही और अपने मासेस को, वहाँ के लोगों को इंस्पायर किया, यहाँ से नेशनल यूनिटी बढ़ी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। वुमेन की स्ट्रगल जो है एंड सेक्रीफाइसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहाँ पर डेमोक्रेसी और इक्वालिटी साउथ अफ्रीका में लाने में, ठीक है। उनके जो एफर्ट्स हैं वहाँ से क्या हुआ, अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म और रिकग्निशन टू द ह्यूमन राइट्स। दिस मार्क्ड अ हिस्टोरिक अचीवमेंट इन द परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस। कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। Question number 2 is discuss the contribution of Saloniers to the French Revolution. In what form was the women's political participation observed during the French Revolution? देखो सेलोनियर्स क्या होते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या, सेलोनियर्स ऐसे लोग थे, यूजुअली एजुकेटेड वुमेन थी जो एक जगह पर इकट्ठी होती थी और उस जगह को सलून कहा जाता था, SALON, सलोन कहा जाता था। सलून वो नहीं है बाल काटने वाला, ये सलोन है, ठीक है। अब ये देखो ये जो गैदरिंग्स है यहाँ पर राइटर्स, थिंकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठे होते थे जहाँ पर वो बातें करते थे फ्रीडम, इक्वालिटी और गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। और ये जो डिस्कशंस है यहाँ से एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ फ्रांस के अंदर आते थे, क्योंकि फिर वो जो है अपनी मूवमेंट्स को स्प्रेड करती थी। अब जो पीपल, इसको हम सलोनियर को हम कह सकते थे पीपल हु होस्ट मीटिंग्स विद इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, न्यू आइडियाज़ ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन के दौरान नए आइडियाज़ को डिस्कस करना ही सलोनियर था, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म वाज वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वुमेन का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, ये मैं आपको पॉज कर रही हूँ इसका मतलब आपको ये पढ़ना है। जस्ट बिकॉज मैं नहीं पढ़ रही इट डजंट मीन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं हर वीडियो का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पढ़ने लगूंगी और आपको समझाने लगूंगी तो आराम से आपका वीडियो 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है।
तो यही है, हम इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं एंड ऑब्वियसली आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पे आइडिया ले लो कैसे लिखना है और वो आप खुद लिख लेना। मेन बॉडी है जो आपको मेन सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको देना है, ठीक है। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ सलोनियर्स टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्प्रेडिंग इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। अब क्योंकि सलोनियर्स एजुकेटेड वुमेन थी, ठीक है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में लाती थी। सोलोनियर्स वर एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन हु होस्टेड इंटेलेक्चुअल डिसीजंस इन देयर होम्स, अपने घरों पर कहीं पे भी। देखो सलोन ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लेस को बोला जाता था, एक ऐसी जगह जहाँ पर भी वो वुमेन इकट्ठी हो जाए और अपना डिस्कशन शुरू कर दे, उसी को सलोनियर कहा जाता है। फिलोसोफर्स, राइटर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स जो है ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती थी। दिस फैसिलिटेटेड द डिसएमिनेशन ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब यहाँ से क्या हुआ, डिसएमिनेशन का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आइडियाज़ को जो है बहुत ज़्यादा फैलाया गया। किस चीज़ के बारे में, लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में। देखो अब जगह चाहे कहीं की भी हो, कितना भी डेवलप्ड एरिया, उस टाइम पे वुमेन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती थी, ठीक है। तो जो एजुकेटेड और जो प्रिविलेज्ड वुमेन थी, उन्होंने अपने आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम हर जगह एक लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में सबको बताएंगे, कि हर इंसान के पास, हर वुमेन को अधिकार है अपने बारे में ये राइट्स पता होने का। दीज वुमेन फोस्टर्ड अ न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस विद इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर एक नई पॉलिटिकल कॉन्शियस वो लेकर आई। प्रमोशन ऑफ एनलाइटमेंट आइडियोलॉजी। सलोनियर्स जो है डिसएमिनेशन ऑफ आइडिया थिंकिंग एज रोज वोलेटियर मोंटेस्क्यू थ्रू आउट सोसाइटी। देखो ये जो रूस, वोल्टायर एंड मोंटेस्क्यू थे, ये 3 थिंकर थे, ये नाम है। तो देखो जीन जेक रिस्क पूरा नाम था, जीन जेक रिस्क। ये एक फिलोसोफर थी जिनका मानना था कि लोगों के पास फ्रीडम का अधिकार है और गवर्नमेंट को जो है लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, लोगों को गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई गई है, लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाए गए हैं। वोलेटायर का मानना था कि वो एक राइटर थी जिनका मानना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड क्रिटिसाइज्ड अनफेयर रूल्स इन द चर्च। चर्च के अंदर जो अनफेयर रूल्स उस टाइम पे होते थे उनको वो क्रिटिसाइज करती थी और कहती थी कि हर इंसान के पास अधिकार है अपने रिलीजन को फॉलो करने का और बोलने का अधिकार हर किसी के पास होना चाहिए। फिर एक मोंटेस्क थी जो कि कहती थी कि जो गवर्नमेंट पावर है उसको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि कोई भी एक इंसान ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर एक इंसान की चलने लगी तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बाकियों के लिए। तो एक इस तरीके से सिस्टम बनाया जाए कि अगर कोई इंसान गलत डिसीजन ले सके तो बाकी सबके पास इतनी पावर हो उस डिसीजन को ख़त्म करने की। उन्होंने जो है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को और भी ज़्यादा क्या किया, पॉपुलराइज किया, और यहाँ से स्पिरिट ऑफ चेंज इन विद इन फ्रेंच सोसाइटी बना। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ याद आई, आप लोगों को ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आई एम श्योर काफ़ियों को नहीं पता होगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना एक टाइम था जब फ्रांस जो है किंग के रूल के अंडर रहता था। ये 1789 की बात है, ठीक है, 1700s की और 80s के बीच की बात है। तो इस टाइम पे क्या होता था, इस रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने अनफेयर रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई। कौन करता था? किंग था उस टाइम पे, ठीक है, जो कि हाई टैक्सेस लेता था, इनइक्वालिटी थी सोशल क्लासेस के बीच में। तो यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आइडियाज़ को प्रमोट करना स्टार्ट किया। कौन से आइडियाज़? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा मूवमेंट है फ्रांस का जहाँ पर लोगों ने अपने अधिकार और फ्रीडम के लिए जो है अनफेयर रूलर्स के खिलाफ, अनफेयर राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। Becoming centers of political discourse. अब saloon hosted by women evolved into crucial hubs for political and social discussion. अब ये ना फेमस होने लग गया, जहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल डिस्कशंस होते थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस हो गए। These venues served as forums for deliberating upon government policies and social inequalities. अब ये जो सलून्स हैं यहाँ पर इनके ऊपर ना फॉर्म्स बनने लग गए। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, यहाँ तक कि उनके बारे में अखबार में भी छपा जाने लग गया, जो कि जहाँ पर वो अपने आइडियाज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में देती थी। दिस फोस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। अब यहाँ से रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलने लग गई।
एंड सर्व्ड एज अ वाइटल मीडियम फॉर द आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक ये जो वाइटल मीडियम था किस चीज़ का, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर द रिवोल्यूशनरी लीडर्स। सलोनियर्स ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया रिवोल्यूशनरी लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए। उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट को भी जो है बड़ा करके एक मूवमेंट बनाया। दिस एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द रेवोल्यूशन, एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूविंग वुमेन सोशल स्टेटस। ये जो वुमेन थी उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल चेंज ही नहीं डिमांड किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें वुमेन राइट्स और एजुकेशन, वुमेन को भी अधिकार है पढ़ने का और राइट्स का। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वुमेन के अंदर अवेयरनेस बढ़ी इक्वालिटी और उनके हक के बारे में, और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठा वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अब जो सेलोनियर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पब्लिक का ओपिनियन बनाने में। ठीक है, उनके जो डिस्कशन आइडियाज़ थे उनसे जो है बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे, और वो सब जो है मोनार्की फेडरल सिस्टम के खिलाफ होने लग गए, और ये जो है एक वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। वुमेन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन में, किस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। वुमेन्स मार्च जो थी वर्सेलियाज की इन 1789 स्टैंड्स एज द प्राइम एग्जाम्पल इन दिस इन्वॉल्वमेंट। ये जो मूवमेंट थी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया वहाँ के राजा जो कि मोनार्क थे, एंड स्टीयर्ड द रेवोल्यूशन इन अ न्यू डायरेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। वुमेन ने जो है पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जहाँ पर वो अपने अधिकार और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर डिस्कस करती थी। दीज क्लब्स सर्व्ड टू पॉलिटिकली अवेकन वुमेन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग देयर ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, रिवोल्यूशनरी लिटरेचर एंड प्रोपेगेंडा। वुमेन propagated revolutionary ideas through articles, pamphlets and speeches। women जो है वो अपने revolutionary ideas को articles में, न्यूज़पेपर में, स्पीचेस में छपवाती थी। दे disseminated the ideas of liberty, equality throughout the society। सोसाइटी के अंदर उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, thereby heightening political consciousness among the general public। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर इक्वल राइट्स। वुमेन ने जो है पॉलिटिकल और सोशल राइट्स मतलब की डिमांड की कि हमारा हक है और हम लेंगे। वुमेन लीडर्स जो कि ओलंप डे ग्यूकोज रिप्रेजेंट करती थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन्स। दिस गेव इम्पेटस टू द वुमेन्स राइट मूवमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी वुमेन को अरेस्ट किया गया था, उनको रिप्रेस करने की कोशिश की थी, इसके बावजूद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ा। दिस स्टूड एज द टेस्टामेंट ऑफ देयर करेज एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्म्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इनटू अ ब्रॉड बेस्ड मास मूवमेंट। सिर्फ एक वुमेन के पार्टिसिपेशन से जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो बहुत बड़ी मास मूवमेंट बन गया था। उन्होंने जो है रीइंफोर्स किए प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, और दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। वुमेन की पार्टिसिपेशन की वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस बन गया सोसाइटी के अंदर। वुमेन को समझ में आया कि उनके अधिकार की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, एंड दिस लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, द स्कोप एक्सपेंडेड। नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन फॉर वुमेन्स राइट्स मूवमेंट। ये जो स्ट्रगल है अंडरटेकन बाय वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड फ्यूचर वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स। फ्यूचर वुमेन राइट मूवमेंट को भी उन्होंने इंस्पायर किया, एंड दिस गिव इम्पीटस टू द डिमांड फॉर जेंडर इक्वालिटी। और यहाँ से एक और नया मूवमेंट चला जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को जो है मार्क किया गया। इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू द वुमेन्स एम्पावरमेंट, एक्सेलरेटिंग सोशल चॉइसेस। द एक्टिव रोल प्लेड बाय वुमेन हैस्टेंड द सोशल पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन था तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोसेस बहुत जल्दी होने लगा, प्रोसेस स्पीड हो गया। दे चैलेंज द आर्चेक फ्यूडल एंड कंजर्वेशन सिस्टम। उन्होंने उनके फ्यूडल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जो आर्चेक था, जो कि बहुत ज़्यादा मैन सेंटर्ड था और जो कि बहुत ज़्यादा लो जो मतलब कि भाई जो उस टाइम पे उनके हिसाब से जो लो क्लास पीपल थे उनके लिए कितना डिस्क्रिमिनेटिंग था। यहाँ से क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ से एक नई सोसाइटी बननी स्टार्ट हुई।
Strengthening principles of democracy and equality. Women demanded the practical implementation of public principles of liberty and equality. अब क्योंकि देखो उन्हें अवेयर क्योंकि एजुकेटेड थी, और क्योंकि वो एजुकेटेड थी तो उन्होंने डिमांड किया कि ये जो आपने प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं ये सिर्फ दिखाइए नहीं, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए. This reinforced democratic values and proved instrumental in the establishment of modern democracy. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रेवोल्यूशन इनटू अ मास मूवमेंट. विमेंस की thanks to the women's participation, the French Revolution evolved from a mere political struggle. ये शुरू हुआ था एक छोटे से पॉलिटिकल स्ट्रगल से, एंड क्योंकि वुमेन ने पार्टिसिपेट किया तो ये एक ब्रॉड बेस्ड मास मूवमेंट बन गया. दिस गार्नर्ड द सोशल सपोर्ट फॉर द रेवोल्यूशन एंड फॉर अ पाइवोटल फैक्टर इन इट्स सक्सेस. एंड यहीं से क्या पता चलता है कि वुमेन का एजुकेटेड होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सिर्फ क्योंकि वहाँ की वुमेन एजुकेटेड थी, अवेयर थी, तो जो एक छोटा सा पॉलिटिकल स्ट्रगल था वो कितना बड़ा मास मूवमेंट बन गया. इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर सोशल कॉन्शियसनेस. द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द subsequent generations to strive for social justice and equality. It laid the foundation for the modern women's movement. कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन? ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द रशियन रेवोल्यूशन. देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन होता क्या है. ठीक है, देखो जो रशियन रेवोल्यूशन है वो एक रेवोल्यूशन था जो कि 1917 में हुआ था, जहाँ पर लोग जो है सार के रूल के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे. सार कौन था? किंग लाइक रूलर था. ठीक है, वहाँ के वर्कर्स, पीजेंट्स, सोल्जर्स जो है बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे क्योंकि पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी और वर्किंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जो कि कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का. अब ये जो रेवोल्यूशन था इसकी वजह से सार का रूल तो ख़त्म हुआ और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई जिसको लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने. ठीक है, इन शॉर्ट द रशियन रेवोल्यूशन वाज अबाउट पीपल फाइटिंग अगेंस्ट अनफेयर रूल एंड डिमांडिंग बेटर लिविंग कंडीशंस एंड इक्वालिटी. रशियन रेवोल्यूशन जो था वो जो है लिविंग कंडीशंस और इक्वालिटी के बेसिस पर हुआ था. ठीक है, इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पढ़ लेना. मेन बॉडी पर चलते हैं. सोशल कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. सोशल इनइक्वालिटी और लिविंग डिवीजन था. ठीक है, रशियन सोसाइटी जो है वो 2 तरीके से बांटी गई थी. एक तो वेल्दी रूलिंग क्लास जो अमीर लोग थे, और द सेकंड एंड द इम्पोवरिश्ड पीजेंट वर्कर क्लास. इम्पोवरिश्ड यानी कि गरीब जो है काम करने वाले लोग. अपर क्लास जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रिविलेज होती थी, पैसे होते थे, और जो पुअर मासेस हैं उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी. यहाँ से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट होने लग गया और सोशल इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ही सोशल इनइक्वालिटी था. The plight of the peasants. The majority of peasants in Russia were landless and impoverished. ना तो उनके पास कोई ज़मीन थी और उनको कोई जो है इस फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइडेड होती थी. उनको जो है हैवी टैक्सेशन, अच्छा एक तो वो गरीब है और ऊपर से उनको टैक्स भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ता था, एंड सब्जेक्टेड टू द टायरनी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल यील्ड्स फर्दर एग्जर्बेटेड देयर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. अब क्योंकि उनको जो है एग्रीकल्चर यील्ड्स यानी उनको सरकार कोई ज़मीन ना तो खरीदने देती थी ना रेंट पे होती थी. ठीक है, तो यहाँ से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया. फोस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द पीजेंट्री. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स. फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सेसिव आवर्स काम करना पड़ता था थोड़े से पैसों के लिए. वर्किंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी दैट द लेबरर्स possessed नो स्टेशनरी लेबर राइट्स. स्टेशनरी लेबर राइट्स क्या होता है, वो काम जो मतलब फैक्ट्री के दौरान जो सेफ्टी को लेकर, फूड को लेकर, वेजेस को लेकर जो राइट्स होते थे उनके पास वो कोई राइट्स नहीं थे. Consequently, the working class turned against both the government and the capitalist. गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट दोनों के खिलाफ जो है ये लोग हो गए. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. ग्रेजुअली एजुकेशन एंड पॉलिटिकल आइडियाज बिगिन टू स्प्रेड अक्रॉस रशिया के अंदर फैलने लग गए. सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस द मास. अब जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज थी, जो गरीब लोग थे लेकिन जो पढ़े लिखे थे, अब जैसे उसी टाइम पर उसी दौरान
कुछ ना कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी चल रहा था, सबका। और वहाँ से क्या हुआ, स्प्रेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, प्रॉम्प्टिंग पीपल टू बिगिन डिमांडिंग इक्वालिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। दिस प्रोसेस हाइटेंड रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज द हार्डशिप फेस बाय वुमेन। वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट्स में। उनको जो है मैन के बदले में भी बहुत कम वेजेस मिलती थी एंड पोजेस्ड लिमिटेड राइट्स। अब उनके मैन के कंपैरिजन में भी उनके बहुत ज़्यादा लिमिटेड राइट्स होते थे। और दिस फोस्टर्ड, यहाँ से क्या हुआ, डिसकंटेंट हो गया, अब वुमेन भी खिलाफ हो गई, लीडिंग देम टू ज्वाइन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। नेक्स्ट इज ग्रोइंग पब्लिक डिसकंटेंट। द सारिस्ट regime failed to address the grievance and the problems of the populace। अब जो सारिस्ट रिजाइन था, ठीक है, वो ना तो उन लोगों की कंडीशंस को, सारिस यानी कि जो सार का रूल था, ना तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाया, और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि अब वो एक मास मूवमेंट में बदल चुकी थी। परसिस्टेंट रिप्रेशन और इंजस्टिस इरोडेड इन पीपल्स ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। अब क्योंकि उनको हर बार गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, तो यहाँ से क्या हुआ, लोगों का विश्वास गवर्नमेंट से उठ गया, देयर बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूस एनवायरनमेंट फॉर रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे, द ऑटोक्रेसी ऑफ द सारिस्ट रिजाइम। रशिया वॉज गवर्न बाय द ऑटोक्रेट रूल सार निकोलस सेकेंड। सार निकोलस सेकेंड जो है उस टाइम पे रूल करता था। पब्लिक को जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, ना तो उनको पॉलिटिकल राइट दिया ना, और गवर्नमेंट उनको रूथलेसली, मतलब कि एक तो होता है सटली करना कि भाई धीरे धीरे आराम आराम से नीचे नीचे करना, और एक होता है कि पूरे तरीके से फैला के कर रहे हैं कि तुम लोगों को ना तो कोई अधिकार दिया जाएगा और तुम लोगों को काम करना पड़ेगा और तुम नीचे हो और नीचे ही रहोगे, ठीक है। सप्रेस्ड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म और डिस्टेंस। अब जो भी वो आवाज़ उठाते थे उनको बुरे तरीके से दबा दिया जाता था। यहाँ से डिसकंटेंट और नफरत और रेबिलियन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया ने बहुत ज़्यादा हैवी लॉस झेला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। हज़ारों लाखों सोल्जर मरे थे और इकोनॉमी वो सीवियरली वीकेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क है कि आज भी रशिया के अंदर मैन की पॉपुलेशन विमेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। मैन की पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि वॉर के दौरान मैन ही गए थे लड़ने, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, ठीक है। जब जर्मनी ने उनके बहुत ज़्यादा लोगों को जो है मार दिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि पॉपुलेशन कम हो गई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और भी ज़्यादा हुआ था। तो जब वॉर लेड टू द फूड क्राइसिस होने लग गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। कॉन्सिक्वेंटली पब्लिक सेंटिमेंट रिटर्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। रशिया की जो इकोनॉमी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई थी। द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, पानी, खाना, मेडिसिन, इतनी ज़्यादा इनका प्राइस बढ़ गया, वाइल वेजेस रिमेंड लो। अब इनका प्राइस बढ़ गया और वेजेस कम ही रह गई। द पब्लिक फेस्ड सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। खाना भी कम, नौकरी भी कम, और यहाँ से इकोनॉमिक डिसकंटेंट बढ़ गया। इंडस्ट्रियल इश्यूज़ भी थे। जो लेबरर्स की, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अपसाइमल क्या होता है, बहुत ही बुरी कंडीशंस जो रहने लायक ना हो, बहुत लंबे लंबे घंटों तक, 22 घंटों तक काम करना, ठीक है, कंबाइंड विद मीगर एजेस। फॉर एग्जांपल, आप एक दिन में आपसे 22 घंटे काम लिया जा रहा है और आपको एक दिन का सिर्फ 20 रुपया दे रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन थी वहाँ पर। लेड टू द सर्ज इन लेबर मूवमेंट। दिस रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड अनरेस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। वुमेन का जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा परसीव था, क्योंकि करप्ट भी था और इनकम्पिटेंट था। करप्ट था, एक तो उनको पैसा खाने को चाहिए और उनके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही नहीं थी, बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, लाइक कोई भी उठा के बिठा दिया था। ऑफिशियल्स रूटीनली डिसरिगार्डेड द ग्रीवियंस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पब्लिक। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी स्टेडीली डिक्लाइन। एक तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी उनकी पॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब और भी ज़्यादा हो गई है, एंड पीपल बिगेन टू डिमांड चेंज। इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। लेनिन और जो बोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने एक्टिवली प्रोपगेट किया सोशलिस्ट आइडियाज़ को। उन्होंने एडवोकेट किया कि हम जो है लोगों को इक्वालिटी और वर्कर राइट्स देंगे। दिस गार्डन देम। अब वो जो लोग हैं वो बोल्शेविक पार्टी के साथ हो गए, सपोर्ट किया दोनों को, पेजेंट्स को। दोनों क्या थे, एक लेबरर था और एक ये पेजेंट था।
a factor that provided crucial to the proved crucial to the ultimate success of the revolution. Role of women in Russian Revolution. लेबर मूवमेंट्स, वुमेन जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करती थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लेबर मूवमेंट्स के अंदर. दे एजिटेटेड अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लो वेजेस. उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी पुअर वर्किंग कंडीशन और लो वेजेस के ऊपर. दिस गेव इम्पीटस टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. नेक्स्ट इज वुमेन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 1917. इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन जो है वुमेन ने एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ ब्रेड एंड पीस. ये एक रेवोल्यूशन था जहाँ पर वुमेन ने ये आवाज़ उठाई कि हमें शांति दो और हमें खाने को दो. क्योंकि इसका मतलब यह है कि भाई एक तो हमारी वेजेस को इंक्रीज़ करो, हमारी लिविंग कंडीशंस ठीक की जानी चाहिए. ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट बना आउटब्रेक इन द रशियन रेवोल्यूशन. इट फोस्टर्ड वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस, द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. एजुकेशन और पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे वो वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. उन्होंने अपनी इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस की डिमांड की और जहाँ से जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल के अंदर बढ़ गया. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब देखो वुमेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था विद इन द बोलेविक एंड द अदर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. उनको जो है वो सभी प्रोपेगेंडाज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स और विजुअल मूवमेंट्स के अंदर उनको सभी वुमेन को पार्टिसिपेट करते देखा गया. यहाँ से एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट फॉर द रेवोल्यूशन. यहाँ से क्या हुआ कि एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट रशियन रेवोल्यूशन को मिला. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रगल्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी. बहुत सारी वुमेन जो मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती थी उनको मतलब कि फेसिंग एरोडियस सर्कमस्टांसेस विद इन देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी. खुद के परिवार और सोसाइटी के अंदर भी उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था. लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई, सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाया एंड दिस हाइटन्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन. शिफ्ट टुवर्ड्स वुमेन राइट. रशियन रेवोल्यूशन को फॉलो करते करते वुमेन ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाई जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की कि भाई बहती गंगा है, हाथ धो लो, अब साथ साथ इतना मिल रहा है तो ये भी हमें कर लेना चाहिए. यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला एंड ये एक मेजर अचीवमेंट था इन द रियलम ऑफ द सोशल चेंज. ठीक है, कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना. इवेलुएट द रोल ऑफ WSPU इन द सफरेज मूवमेंट इन ब्रिटेन. WSPU क्या है? WSPU होता है विमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन. ये जो है ये ब्रिटेन के अंदर एक ग्रुप होता था वुमेन का जो अपनी वोटिंग राइट के लिए आवाज़ उठाती थी और वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको सफ्रेजिटीज़ कहा जाता था. सफ्रेज मूवमेंट ये एक मूवमेंट है जहाँ पर लोगों ने अपने वोटिंग अधिकार और स्पेशली वुमेन ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड किया. तो सफ्रेज मूवमेंट क्या है? स्ट्रगल टू गेटिंग वोट राइट्स, वोटिंग राइट्स के लिए जो स्ट्रगल था. ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ से पढ़ लेना. हम यहाँ से स्टार्ट कर. एनालाइज द वेरियस स्ट्रेटजीज अडोप्टेड बाय वुमेन ड्यूरिंग द सफ्रेज मूवमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन. ठीक है, वैसे देखा जाए तो इट सर्व्स देम राइट. कितने सारे लोगों पर इन्होंने अत्याचार किए थे. वेन आई रीड ब्रिटेन, मैं जब भी ब्रिटेन का नाम सुनती हूँ मुझे हमेशा जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ पर उन्होंने निहत्थे लोगों पर कुआं भर दिया था लोगों को मार मार के. तो समटाइम्स द हेट्रेड ऑफ दैट टाइम, भगत सिंह जैसे कितने कमाल लोगों को उन्होंने मारा है, गांधी जी, बहुत सारे लोगों को. यू वोंट बिलीव. The role of WSPU in Britain's suffrage movement. Establishment and objectives of the organization. WSPU जो है उसे 1903 में बनाया गया था. किसने बनाया? एमलाइन पैंक्रूस्ट. इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू सिक्योर राइट फॉर वुमेन. वुमेन का जो वोटिंग राइट है उसको सिक्योर करने के लिए ये बनाया गया था. ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये वुमेन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी को बनाने के लिए आई थी. इट वर्कड टू ऑर्गेनाइज एंड रेज अवेयरनेस अमंग वुमेन, देयर बाय गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू द सफरेज मूवमेंट. अडोप्शन ऑफ एग्रेसिव एंड एक्टिव स्ट्रेटजीज. WSPU जो है अपने आप को लिमिट नहीं किया कि हम जो है सिर्फ पीसफुल मेथड्स की, हम तो शांति चाहते हैं, हमें तो शांति से कीजिए. नहीं, उन्होंने एग्रेसिव स्ट्रेटजीज भी अपनाई. वुमेन ने डेमोन्स्ट्रेशन की, रैलीज़ की, प्रोटेस्ट मूवमेंट किया गवर्नमेंट ऑफिसेज के सामने और यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली. गवर्नमेंट और सोसाइटी
कहा जहाँ पर उन्होंने वुमेन डिमांड के बारे में कहा। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस। इन स्पीचेस और पीरियोडिकल्स के थ्रू उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ पर वुमेन राइट के लिए अवेयरनेस उन्होंने जगाई। यहाँ से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई सोसाइटी के अंदर कि हाँ भाई ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड इंस्पायर्ड वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। नेक्स्ट इज हंगर स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट। अब फॉलोइंग देयर अरेस्ट, जैसे ही वुमेन को अरेस्ट किया गया, ठीक है, मैनी वुमेन अंडरटुक द हंगर स्ट्राइक वाइल इन प्रिजन में, जेल में बैठे बैठे उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक्स, भूखे रहने का आंदोलन चालू किया। दे वर सब्जेक्टेड टू हार्श ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट। खुद के लोगों को भी वो वैसे ही ट्रीट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट किया, और विच इन टर्न गार्नर्ड पब्लिक सिंपैथी, जहाँ से उनको पब्लिक सिंपैथी मिली। और ये जो मूवमेंट है ये एलिवेटेड द सफरेज कोज टू द स्टेटस ऑफ द नेशनल इशू। अब ये इतना बड़ा हो चुका था क्योंकि नेशनल इशू हो चुका था, क्योंकि ये एक जगह नहीं, कुछ 5-10 साल के पीरियोडिक टाइम में ये हर जगह पर ये इशू उठ रहा था। प्रमोटिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। WSPU जो है वुमेन को एक्टिवली सपोर्ट करता था कि उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ जो है वुमेन के अंदर देखी गई, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अ वुमेन एम्पावरमेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिंग सफरेज। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, बार बार स्ट्रगल और एक्टिविज्म को देखते हुए ब्रिटेन की जो वुमेन है उन्होंने अपना राइट टू वोट को हासिल किया। WSPU का जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वुमेन को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर पार्टिसिपेशन करने का हक मिला। वेरियस स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय वुमेन। अब वही वुमेन ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी? पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज। वुमेन ने जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज पीसफुल रैलीज एंड असेंबलीज। उन्होंने पीसफुल रैलीज को जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इन थ्रू दीज मूवमेंट्स दे डिमांडेड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट से पहले तो उन्होंने कहा हमारे पहले वोटिंग राइट्स वापस करो। यहाँ से वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट मिला इस मूवमेंट को, और एक प्राइमरी व्हीकल बिना डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए कि भाई धीरे धीरे मिल रहा है, अभी ये मिला है, फिर हमारी ये डिमांड पूरी करो, फिर हमारी ये डिमांड पूरी करो। तो धीरे धीरे शांति से, पेशेंस के साथ उन्होंने सारी चीज़ें वापस ली। प्रोपेगेंडा एंड पब्लिक रिलेशन कंपेनियंस। वुमेन डेसिमेटेड देयर आइडियाज़। उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और स्पीचेस की मदद से। यहाँ से वुमेन राइट्स के बारे में सोसाइटी को बहुत कुछ पता चला, और यहाँ से मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल लीडर्स। अब जो वुमेन है उन्होंने प्रेशर डाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। उनको दे मेट विद लीडर्स टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स रखी, और इंक्रीज द डायलॉग रिगार्डिंग द वुमेन राइट्स एट द पॉलिटिकल लेवल। हंगर स्ट्राइक्स एंड प्रिजन प्रोटेस्ट। अब अरेस्ट के बाद बहुत सारी वुमेन ने हंगर स्ट्राइक्स प्रिजन के अंदर किया, और यहाँ से क्योंकि वुमेन को जेल के अंदर रखा जाता था और उनको खासकर वो भूखी थी, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला गवर्नमेंट के ड्रैकोनियन पॉलिसीज़ को, ठीक है। फोस्टर्ड पब्लिक सिंपैथी फॉर द वुमेन। पब्लिक को बहुत ज़्यादा सिंपैथी आई वुमेन पे, एंड लेंट मोरल सपोर्ट टू द मूवमेंट। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो women established various organizations and groups that served to organize the movement. अब उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। अब एक जगह पर अगर इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली वो वॉर करेंगे, ठीक है, वो आकर पकड़ लेंगे, उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग अलग जगह छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे और वहाँ से इस मूवमेंट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड वुमेन विद लीडरशिप एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। यहाँ से वुमेन को जो है लीडरशिप और पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते थे, और यहाँ से मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लग गया। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का खिलाफा करने के लिए कुछ वुमेन ने अडॉप्ट किया द सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बॉयकॉट कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि अब यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। दिस इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड गार्नर्ड वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन फॉर द मूवमेंट। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का खिलाफ करने के लिए कुछ वुमेन ने जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट, हाँ। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सफरेज मूवमेंट। अटेनमेंट ऑफ वुमेन राइट्स फॉर वुमेन, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद वुमेन को फाइनली राइट टू वोट मिला, और यहाँ से एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हुई इन द परसूट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर वुमेन। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्योंकि वुमेन का बढ़ गया था, तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इलूसिव हो गई, और यहाँ से नए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस को बनाया गया। कुछ नए डाले गए और कुछ जो पहले थे उनको रीइंफोर्स किया गया।
promotion of women's empowerment. The suffrage movement boosted women's self confidence and awareness. suffrage movement से जो women का self confidence और awareness बढ़ने लग गया. This strengthened women's social and political standing. ठीक है. Next is इंस्पिरेशन फॉर ग्लोबल वुमेंस मूवमेंट. ब्रिटेन्स जो सफरेज मूवमेंट था, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था वुमेन राइट्स के लिए पूरी कंट्रीज़ में. उनको एक मोन्यूमेंट मिला वुमेन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है. कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज. ये जो मूवमेंट है, इन्होंने ट्रेडिशनल सोशल माइंडसेट्स को चैलेंज किया. द नोशन दैट वुमेन शुड बी कन्फाइंड सोलिली टू द डोमेस्टिक रोल्स वाज अंडरमाइंड. कि भाई पहले वुमेन को कहता था कि आप लोग सिर्फ घर संभालिए, उसको वुमेन ने चैलेंज किया और प्रूव करके दिखाया कि वो घर से बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है. दिस गिव इम्पीटस टू द सोशल चेंज. रीइंफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट. सफरेज मूवमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद पॉलिटिकल राइट्स सभी सिटीजन के लिए एक जैसे होना चाहिए, ऐसा डिक्लेयर किया गया. दिस स्ट्रेंथेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी. कंक्लूजन यहाँ से पढ़ लेना. इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका. इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये थोड़ा बहुत समझाऊंगी. अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो आई एम श्योर आपको दोबारा पूछने की नीड नहीं पड़ेगी. और अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्योंकि मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया है वुमेन ने कितना बड़ा रोल किया है. ठीक है. तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे. मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट. पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन. अब साउथ वुमेन, जो साउथ अफ्रीका की वुमेन है, उन्होंने एंटी अपार्थाइड वुमेन में नेल्सन मंडेला के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया. जेल में होने के बावजूद जेल में उनको भेजा गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करती रही. ठीक है. अपोजिशन ऑफ पास लो. पास लो क्या होता है? पास लो जो ब्लैक पीपल है, अगर उनको घर से बाहर निकलना है, कहीं पर भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल उनको अपने आसपास के गार्डन में भी विजिट करना है, तो उनको पास लो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लैक पीपल हो और आप जो है गार्डन तक जा रहे हो. गार्डन से 2 कदम पीछे आपको मिल गया पुलिस वाला, और पुलिस वाले ने कहा अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, पास दिखाओ अपना. अगर आपके पास पास नहीं हुआ, आपको जेल में डाल देंगे या फिर आपको जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पिटाई वगैरह होगी आपकी. तो उन्होंने पास लो को ख़त्म करने के लिए वुमेन का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल था. उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपोज किया, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से अपोज किया, रैलीज़ की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए. द हिस्टोरिक वुमेन मार्च ऑफ 1956 में हज़ारों वुमेन ने पेट्रियो के सामने हिस्टोरिक मार्च किया. ठीक है. ये जो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर पास लो के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी अपनी आवाज़ उठाई और ये एक लैंडमार्क इवेंट बना साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के लिए, जो कि एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन था वुमेन्स यूनिटी एंड द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रगल. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. अब वुमेन जो है, उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाए और ग्रुप बनाए जो कि ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करते थे एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल को. हर जगह पर थोड़ी थोड़ी लोग इकट्ठे होते थे अपनी अपनी मूवमेंट्स को डिस्कस करने के लिए कि भाई अब हम ये करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं. एक जगह इकट्ठे होंगे तो पकड़े जाएंगे, तो छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग जगह मिलते थे. और ये जो मूवमेंट है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, क्योंकि वुमेन को अवेयरनेस मिला, सोशल अवेयरनेस मिला. जो वुमेन थी, उन्होंने एजुकेट किया पब्लिक को कि भाई फ्रीडम का क्या मतलब होता है, क्यों आपको ये अधिकार दिया जाना चाहिए. उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स दोनों गांव में और शहरों में किया और यहाँ से एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मूवमेंट ये बन गया. कोलेब्रेशन विद द नेशनल लीडर्स. वुमेन ने नेल्सन मंडेला और दूसरे लीडर्स को स्ट्रगल के अंदर ज्वाइन किया. उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के अंदर, एंड देयरफॉर बोलिस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपेनी. स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन. पहला था फेसिंग डबल डिस्क्रिमिनेशन. डबल डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक तो उनको एज अ वुमेन, क्योंकि वो ब्लैक है इसीलिए उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था. एक उनका घर पे मतलब पॉवर्टी है, रेस, जेंडर, और घर पे गरीबी के कारण उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस होता था. वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स. अब अपार्थाइड पॉलिसी के हिसाब से वुमेन को, मैन उस टाइम पे देखो मैन की कंडीशन तो ख़राब थी, वुमेन की मैन से भी ख़राब थी, क्योंकि वुमेन की वेजेस मैन से भी कम हुआ करती थी. ठीक है. तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था वुमेन के अंदर.
पुलिस रिप्रेशन एंड अरेस्ट, जो भी वुमेन इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती थी उनको अरेस्ट करते थे, ठीक है, और उनकी स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया। फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, अपने परिवार के लिए पैसा भी कमा रही हैं, घर को भी चला रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मच स्ट्रेस दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी ना तो उन्होंने अपना मोमेंटम तोड़ा और ना ही एक भी दिन ऐसा गया जब उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना किया हो। लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्यूनिटीज़, बेसिक चीज़ें भी उनको बहुत बुरी तरीके से प्रोवाइड की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल पानी है तो पानी भी उनको अच्छा नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो ब्लैक वुमेन को हर एक चीज़ जो भी आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उस हर एक चीज़ से उनको डिप्राइव रखा जाता था। नेवरथलेस दे एक्टिवली प्रोमोटेड द सोशल अवेयरनेस, और ये सब होने के बावजूद वो फिर भी पॉलिटिकल अवेयरनेस में विश्वास रखती थी। डेवलपमेंट ऑफ करेज एंड सेल्फ रिलायंस, इस स्ट्रगल के दौरान वुमेन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने दूसरी वुमेन को इंस्पायर किया अपने अधिकार से के लिए लड़ने के लिए, और दिस मार्क द सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड द वुमेन्स एम्पावरमेंट। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स रोल ऑन द मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग द मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट। विमेन के पार्टिसिपेशन की वजह से जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया। प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, विमेन की स्ट्रगल ने जो है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को दोबारा रीस्टेब्लिश किया, और यहाँ से सोशल जस्टिस की स्पिरिट बढ़ गई, लोगों के अंदर आत्मविश्वास आने लग गया। सिक्योरिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, विमेन का पार्टिसिपेशन क्योंकि होता था और स्ट्रगल जो अब क्योंकि वुमेन का मूवमेंट है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ से उनको ग्लोबल अटेंशन मिला। साउथ अफ्रीका की सिचुएशन को सभी लोगों ने ध्यान से देखा, और यहाँ से इंटरनेशनल सपोर्ट एंटी अपार्थाइड कैंपेन को मिला। अवेयरनेस रिगार्डिंग वुमेन्स राइट, वुमेन का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन था इन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन राइट्स एंड इक्वालिटी। यहाँ से उनको वुमेन एम्पावरमेंट का एक इम्पेटस मिला, एक उनको सब्जेक्ट मिला। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एंड ऑफ अपार्थाइड, women's sustained struggles and sacrifices played a pivotal role in undermining the apartheid regime, ठीक है। दिस laid the foundation of the democratic transformation, inspiration for the future generations। जो स्ट्रगल था साउथ अफ्रीका की वुमेन का, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन्होंने एक पावरफुल एग्जाम्पल सेट किया सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए। कंक्लूजन यहाँ से पढ़ लेना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचर एंड कल्चर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर, रोल क्या है नेचर का और कल्चर का एक जेंडर के कंस्ट्रक्शन में। इस जेंडर एंटायरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्या जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट का मामला है। क्लैरिफाई योर व्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा समझ लेते हैं भी इसके हिसाब से जेंडर का मतलब क्या होता है, और ये यहाँ पे ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों बोला गया है कि भी सोसाइटी की नज़रों में क्या मतलब है। तो देखो जेंडर का यहाँ पर मतलब है कि जो रोल है, जो काम है, काम लगा लो आप, एक बिहेव करने का तरीका लगा लो, एक उम्मीद जो लोगों से होती है। भाई हर किसी परिवार में, आपकी खुद की फैमिली में आपसे कुछ अलग उम्मीद है घर वालों को, और अपने बेटे से यानी कि आपके भाई से या फिर आपके सन से आपको कुछ और उम्मीद होती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सोसाइटी ने मैन और वुमेन के रोल्स को जो डिफाइन कर रखा है, ठीक है, उसको जो है जेंडर कहते हैं। या आप यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। रोल ऑफ नेचर इन जेंडर कंस्ट्रक्शन, इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, नेचर ने फिजिकल और बायोलॉजिकल मामले में दोनों को अलग अलग बनाया है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, हार्मोन होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दोनों की अलग अलग है, और ये जो डिफरेंस है ये इन्फ्लुएंस करता है उनके रोल्स को, और देयरफॉर उनको डिस्टिंक्ट करता है आइडेंटिटीज़ को वुमेन और मैन की। देखो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, फिजिकली अगर हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में बात करें तो इट इज़ ऑलवेज दैट मैन आर फिजिकली सुपीरियर देन वुमेन। वो नेचुरली उनकी बॉडी डिस्पोजिशन इस तरीके से बनाई गई है कि मैन जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वुमेन से, ठीक है। यहीं पर एक और डेमोन्स्ट्रेशन ये है दैट वुमेन आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। वुमेन्स जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, क्योंकि दे कैन बियर अ चाइल्ड, ठीक है। ये बात एक फिजिकली एक्सेप्टेबल है, इस तरीके से उनकी बॉडी डिस्पोजिशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का कैसे सोसाइटी ने फ़ायदा उठाया कि वुमेन को सप्रेस करके रख दिया, और मैन को जस्ट बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर उनको एक सुपीरियर क्लास के अंदर रख दिया।
variations in physical capacity. Certain natural differences exist in the physical capacities of men and women. Men और women के अंदर कुछ natural differences होते हैं, ठीक है. सोसाइटी ऑफन डिवाइड्स टास्क. जो सोसाइटी है वो कभी कभी टास्क को डिवाइड कर देती है कि भी कौन से ग्राउंड पर है. इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर रोल्स. अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव में है क्योंकि ग्राउंड के बेसिस पर काम देखा जाता है. अब क्योंकि नेचुरली अब नेचर ने ही दोनों को ऐसे बनाया है तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है और कुछ ना कुछ टास्क जो है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो सिर्फ वुमेन ही कर सकती है और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, ठीक है. रूल्स ऑफ मदरहुड एंड नर्चरिंग. वुमेन की जो कैपेसिटी है मदरहुड के लिए वो एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक माना गया है कि भाई वुमेन्स आर. आपने देखा होगा दैट छोटी बच्चियाँ भी, छोटी छोटी बेटियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ जो वो और नेचुरली वो जो है उनका एक मदरहुड वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है. उनका एक मेटरनल इंस्टिंक्ट होता है कि वो केयरिंग होती है, वो जो है सॉफ्ट होती है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनका नेचुरल है. कंसिक्वेंटली रोल्स आर रिलेटेड टू फैमिली एंड चाइल्ड केयर आर ऑफन एसोसिएटेड विद वुमेन. अब क्योंकि वो नेचुरली इसीलिए है तो उनके ऊपर एक ये थप्पा ही लगा दे कि भाई अब ये काम तो वुमेन ही करेंगी, विच इज़ नॉट ट्रू. अब देश के अंदर अगर 150 करोड़ वुमेन है तो हर वुमेन का मन तो नर्चर करने का नहीं होगा ना. कुछों का मन करेगा कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएं, कुछों का होगा कि भाई हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हैं. वुमेन को ये एक स्पेसिफिक क्लास दिया गया है, लेकिन हिस्ट्री इस बात का कितना बड़ा प्रूफ है कि वुमेन जो है एज अ हेड ऑफ द फैमिली कितनी जगह मानी गई है. आप रशियन रेवोल्यूशन देख लो, आप अफ्रीकन रेवोल्यूशन देखो, आप इंडिया के अंदर देख लो, जहाँ पर मैन बाहर चले जाते थे किसी भी कारण से वुमेन को हेड ऑफ द फैमिली बनना पड़ता था. उनको पैसे भी कमाने पड़ते थे, उनको अपने परिवार के अंदर सबका काम भी करना है और सबका पेट भी भरना है. तो हेड ऑफ द फैमिली से भी ज़्यादा बड़ा रोल जो है वुमेन ने लिया है. परसेप्शन ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिफरेंसेस. बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि मैन स्ट्रॉन्गर है और वुमेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ऑल्दो दिस हैज़ नॉट बीन conclusively proven scientifically, this perception nonetheless influence gender roles. अब ये consequently proven तो नहीं है कि कौन सी एस्पेक्ट में मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी में विमेन है, ठीक है. हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, हर वुमेन की कैपेसिटी अलग होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 किलो का कुछ उठा लेती हूँ तो इट डजंट मीन कि दूसरी वुमेन उठा पाएंगी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरी वुमेन मुझसे ज़्यादा नहीं उठा पाएंगी. क्या पता कोई और वुमेन है जो मुझसे 50 किलो वज़न उठा ले, कोई 150 किलो वज़न उठा ले. तो हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है जिसके बेसिस पर ये स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा काम किस जेंडर को देना चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. अब नेचुरल डिफरेंसेस की वजह से मैन और वुमेन को जो है अलग अलग ट्रेडिशनल सोसाइटी के काम के अंदर डाल दिया गया. यहाँ से जो है जेंडर बायस डिवीजन लेबर होने लग गया. अ लिमिटेड बट सिग्निफिकेंट रोल. वाइल नेचर सर्टेनली प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर जेंडर कंस्ट्रक्शन. अब देखो नेचर एक नेचुरल डिस्पोजिशन हमें देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा प्रोसेस ही एक है. सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस रिगार्ड. देखो यहाँ पर गलत किस चीज़ को बताया गया है. भाई उन्होंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल जो है एक एग्जांपल ले लेते कि भाई ईंटें डालने वाले जो मजदूर होते हैं वहाँ पर वुमेन भी काम करती है, मेन भी काम करते हैं. तो ऐसा क्यों है कि डेली वेजेस फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लेते हैं कि भाई मैन को तो 400 रुपीज़ पे किया जा रहा है एक दिन की ईंटें उठाने के लिए और वुमेन को 200 किया जा रहा है, और जबकि दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ काम करते हैं. अगर वो मैन 6 घंटे काम कर रहे हैं तो वुमेन भी 6 घंटे काम करनी है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेंडर रोल की. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर भाई वुमेन 6 घंटे काम कर रही है और मैन 12 घंटे काम कर रहे हैं तो ये टोटली एक्सेप्टेबल है कि भाई आप उनको ज़्यादा पैसा दो. लेकिन अगर दोनों सेम काम सेम टाइम और सेम फ्रिक्वेंसी के साथ कर रहे हैं तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल उठाया गया. द रोल ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी द जेंडर कंस्ट्रक्शन. अब कल्चर और सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है जेंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर? सोसाइटी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल रोल्स. सोसाइटी ने डिक्टेट कर दिया कि भाई ये टास्क तो मैन करेंगे, ये वुमेन करेंगी. फॉर एग्जांपल वुमेन आर टिपिकली एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक चोर्स कि भाई ये वुमेन तो है ये घर का काम करेंगी और मैन को जो है बाहर पब्लिक स्फीयर एक्टिविटीज़ में जाने का मौका मिलेगा. यहाँ से कल्चरल कंस्ट्रक्शन बना. शुरुआत ऐसे हुई.
फिर ट्रेडिशन और कस्टम बनाए गए, फिर कुछ ट्रेडिशंस आ गए, कुछ बहुत ही महान लोग जो खाली बैठे थे उन्होंने बताया कि भाई हर सोसाइटी में हर जेंडर रोल हम डिस्क्राइब करेंगे। अब कल्चर बना दिए, ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन वुमेन। कल्चर के हिसाब से भाई आप वुमेन हैं तो आप घर पर रहेंगी, आप हमारे समाज की इज्जत है, तो हम आपको घर के अंदर बंद करके रखेंगे, पिंजरे के अंदर। ऐसा उनको मतलब कि फॉर आई एम जस्ट यूजिंग द इडियम्स एंड ऑल दैट, बट ऐसा मतलब कल्चरली ऐसा कहा कि क्योंकि भाई रोल्स के बेसिस पर तो वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और यहाँ से जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट होने लगी। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग तरीके से बिहेव करने के लिए, जहाँ पर लड़कों को एनकरेज किया जाता है आप करेजियस रहो, बॉइस्ट्रस, लड़ाई मार पीट सब कुछ उनको एनकरेज किया जाता है। भाई ठीक है, अगर कोई लड़ रहा है, अगर आप किसी लड़के की पिटाई कर दी तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुमने क्यों खाया, तुमने भी उसको क्यों नहीं मारा, ठीक है। और विमेन को क्या, लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, जेंटल, कि ज़्यादा मत बोलो, कैंची की तरह ज़ुबान चलती है। आई एम श्योर मैनी विमेन्स मस्ट हैव हर्ड दैट समवेयर, कि लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लड़कियों को ज़्यादा अपने ओपिनियंस नहीं देने चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो जेंटल और सबमिसिव रोल्स हैं ये सब लड़कियों के ऊपर डिफाइन कर दिए गए। द प्रोसेस फोस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, अब यहाँ पर मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिल्म हो गई, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया पोर्ट्रे स्पेसिफिक इमेज ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन की स्पेसिफिक इमेज को वो डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ से जेंडर रिलेटेड परसेप्शन सोसाइटी के अंदर और भी ज़्यादा फेस्टर हो जाते हैं। ऑफन दिस सर्व्स टू perpetuate stereotypical thinking. Economic and political structure, the economic and political system of a society who impacts gender roles. बहुत सारी सेक्टर्स में women do not receive equal opportunities, consequently inequality persists. अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। जेंडर रोल स्टेटिक नहीं है, वो हमेशा एक ही नहीं रहते हैं, रादर वो टैंडम और चेंजेस टाइम और सोसाइटी के साथ साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वुमेन जो है पढ़ाई और एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग गई, मॉडर्न सोसाइटी जो है उनको प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन आज बताती है। जहाँ पर पहले वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, आज अगर वुमेन कहीं पर भी पार्टिसिपेट करती हैं, कहीं पर भी कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करती हैं, नो मैटर वेयर, आज भी उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक अप्रिसिएशन मिलता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको पब्लिक अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। बट अगर हम एक छोटे लेवल पर, डीपर लेवल पर जाके देखें तो आज भी हम कहीं ना कहीं देख पाएंगे घरों के अंदर जो क्रिटिसिज्म लड़कियों को मिलता है, ठीक है। इस जेंडर एंड एंटायरली सोशल कंस्ट्रक्ट, क्या ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की ही गलती है, क्या ये रूल सिर्फ सोसाइटी ने ही बनाए हैं। द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, द मेजोरिटी ऑफ जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी एंड कल्चर। द रोल असाइंड टू मैन एंड वुमेन आर वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़। अब देखो अलग अलग सोसाइटी में ना मैन और वुमेन के रोल भी अलग अलग हो जाते हैं, दिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द सोशल इन्फ्लुएंस plays a dominant role in shaping gender. The presence of biological factor, although social elements are predominant in the concept of gender, social elements पहले से present है, कुछ biological differences हैं जिनको हम entirely disregard नहीं कर सकते। नेचर ने हर एक इंडिविजुअल को certain fundamental characteristics के साथ भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़बरदस्ती किसी आदमी से नहीं कह सकते कि हमें बच्चा पैदा करके दो, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से नहीं डिज़ाइन की हुई है, करेक्ट। तो कुछ नेचुरल डिस्पोजिशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। स्टीरियोटाइप्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी, अब कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी ने बना के रख दिए हैं। सोसाइटी ऑफन प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेवियरल नॉर्म्स फॉर वुमेन एंड मैन, भाई वुमेन और मैन के लिए कुछ उन्होंने बता ही दिया कि भाई आपको तो ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। जहाँ पर मैन को वो होता है ना, कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, रोते नहीं है, भाई नहीं, फीलिंग्स हर किसी इंसान के अंदर है। अगर वुमेन को रोना आ सकता है तो मैन को रोना क्यों नहीं आ सकता, वो भी तो इंसान है ना। तो यहाँ से ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ वुमेन के साथ ही गलत हो रहा था, क्योंकि भाई हर इंसान अलग होता है। मैन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कि उन्हें पूरे परिवार को पालना है, सबके लिए प्रोवाइड करना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता था। दिस अंडरस्कोर्स द फैक्टर दैट जेंडर इज़ टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अ सोशल कंस्ट्रक्ट। कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि भाई सोशल कंस्ट्रक्ट ही बहुत बड़ा कारण है आज वुमेन और मैन के डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। यस, द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजीज, मॉडर्न सोशलिस्ट और फेमिनिस्ट जो थिंकर्स हैं वो
पोस्ट करते हैं दैट जेंडर इज़ प्राइमरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट। वो कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी की गलती है। उनका मानना है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस और कल्चर है वो जेंडर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चेंजिंग नेचर, अगर जेंडर जो है वो एक एंटायरली नेचुरल होता तो वो अपनी एक यूनिफॉर्म में रहता अक्रॉस एवरी, हर एक सोसाइटी और एरा के अंदर ना जेंडर एक ही रहता। फिर अगर कुछ स्पेसिफिक रोल्स है तो सबके एक ही होते, लेकिन अगर वो नेचुरल नहीं है, इसीलिए मैन मेड जगह पर क्या है, हर जगह पर जो है हर किसी मैन और वुमेन का अलग अलग जो है रोल है। ठीक है, जेंडर रोल्स जो है टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी हुए हैं, सर्कमस्टांसिस भी बदली हैं। दिस अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज द नीड फॉर बैलेंस पर्सपेक्टिव। To comprehend gender, it is essential to acknowledge the influence of both nature and society. जेंडर का एक पूरा ये जो सिस्टम है, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें नेचर और सोसाइटी को समझना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज, सिर्फ एक ही जेंडर को प्रायोरिटाइज करना गलत है, दोनों को टाइम के साथ साथ रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th century चाइना डिस्कसेस the significance of women question in the rise of communist party during its early stages. What changes occurred in the status and rights of women during the communist movement in China? ठीक है, देखो जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और फॉरेन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस दौरान क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उनकी जो कंडीशन है वो एक्सट्रीमली डेप्लोरेबल थी। डेप्लोरेबल का मतलब है बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन, जहाँ पर रहा ना जा सके। उनको जो है ना तो पढ़ाई करने दे रहे, ना प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिल रहा, कोई सोशल एंटाइटलमेंट नहीं मिल रहा, मतलब सोशली उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, उन्होंने हाईलाइट किया वुमेन के इश्यूज़ को एज अ क्रिटिकल सोशल क्वेश्चन एंड इंटीग्रेटेड द डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड राइट्स इनटू द कोर ऑफ इट्स मूवमेंट। जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उन्होंने जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए राइट्स ऑफ वुमेन को लेकर, और एक वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म बढ़ाया। ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन क्वेश्चन इन द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, द डेप्लोरेबल सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। ट्रेडिशनल चाइनीज़ सोसाइटी के अंदर वुमेन जो है उनको सबॉर्डिनेट पोजीशन के बेस पर रखा जाता है। उनको कहा जाता है कि उनको ना तो पढ़ने का कोई अधिकार है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, और आपका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगा। भाई आपके हस्बैंड है, आपके भाई हैं, वो सब ये सब डिसाइड करेंगे, आपके पापा हैं। तो देयर लाइफ्स वर अर्डोशियस। भाई अर्डोस क्यों थी उनकी लाइफ, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो इसी मैन मेड डिसीजंस पर बेस्ड थी, और कुछ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देती थी, एंड द पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर। दिस सिचुएशन फ्यूल्ड ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग वुमेन एंड गिव राइज टू द डिमांड फॉर द चेंज। Dissemination of ideas of equality. The Communist Party propagated the ideas of equality and social justice within the society. It advocated for granting women rights equal to those of men. उन्होंने कहा कि भी जितने men को अधिकार है उतने women को भी मिलने चाहिए, और यहाँ से increased political awareness हुई women के अंदर, leading them to lend their support to the movement. Integrating women into the movement. Communist leaders actively endeavored to incorporate women into the revolutionary movement. Women को जो है, women were mobilized to become integral participants in the labor and peasant movements. Women को जो है participate करने का मौका मिला, और जो movement है वो एक broad based popular support मिला उसको। ठीक है, अपोजिशन टू ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स। जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उन्होंने जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस है उनको चैलेंज किया। ठीक है, और जो स्टीरियोटाइप्स थे वुमेन के ऊपर जो दबाए गए थे उनको वुमेन ने क्वेश्चन किया, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मिला वुमेन की फ्रीडम और एजुकेशन को। दिस इम्पिटस एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल स्ट्रगल। वुमेन ने एक्टिवली सपोर्ट किया कम्युनिस्ट वुमेन को जापानीज़ इन्वेजन्स के दौरान और सब्सिक्वेंट सिविल वॉर के दौरान। उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाए कैपेसिटीज़ के अंदर, जैसे उन्होंने मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की, डिसेमिनेशन प्रोवाइड किया, भी जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट किया। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल टास्क उस टाइम पे जितनी भी टास्क थे जो वो कर सकती थी वो सब उन्होंने किया, और ये जो पार्टिसिपेशन है इन्होंने फर्दर इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया। पॉलिटिसाइजिंग द वुमेन क्वेश्चन। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने वुमेन को जो इशू है उसको सिर्फ एक सोशल कंसर्न ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इशू भी माना। ठीक है, उन्होंने वुमेन राइट्स को एक ब्रॉडर
प्रोसेस बताया नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का, और यहाँ से जो है एक इंस्ट्रूमेंटल इन बूस्टिंग द पार्टीज पॉपुलैरिटी। चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट मूवमेंट के दौरान वुमेन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? इंक्रीज्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब क्योंकि कम्युनिस्ट रूल हुआ तो वुमेन को जो है अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने की, ठीक है। बूस्ट कंपेजेंस चलाए गए, बूस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, और यहाँ से जो है अवेयरनेस बढ़ी और वुमेन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। रिफॉर्म्स इन द मैरिज लॉ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उन्होंने फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, इन सब को जो है बंद किया। पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब कि उस टाइम पे जो चाइनीज़ मैन थे वो बहुत ज़्यादा शादियां कर लेते थे, दो दो तीन तीन बीवियां, तो उस टाइम पे इसको भी बंद किया गया। वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेज एंड सीक डाइवोर्स। उनको हक दिया गया कि भाई अगर आपका किसी से शादी करने का मन है तो आप शादी कीजिए, और नहीं है तो डाइवोर्स दीजिए, और यहाँ से उनका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गया। इंक्रीज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। वुमेन को एनकरेज किया जाने लग गया टू पार्टिसिपेट इन लेबर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। They also begin to gain access to the employment opportunities and equal pay. यहाँ से women की economic independence शुरू हुई। Expansion of political rights. women को जो है opportunities provide की गई political activities के अंदर participate करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी organizations को और communities को join किया political standing को बढ़ाने के लिए। Promotion of social equality. जो communist movement है उन्होंने एम्फेसाइज किया था इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। एफर्ट्स को लगाया गया ताकि वुमेन को रिस्पेक्ट और सोसाइटी के अंदर हक दिया जा सके, और यहाँ से जो है पेट्रियार्कल सिस्टम को वीक किया गया। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़। नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया टू एड्रेस वुमेन्स हेल्थ एंड वेलफेयर नीड्स, एंड इम्प्रूवमेंट्स वर मेड टू मेटर्निटी केयर एंड मेडिसिन फैसिलिटीज़, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाने लगी, resulting in improved standard of living for women. Role of women and the impact of the movement. Active participation था revolutionary movement के अंदर। इस दौर के दौरान women ने actively participate किया रैलीज के अंदर, campaigns के अंदर, और यहाँ से जो movement है वो एक बहुत बड़ा mass movement बन गया। Development of women organizations. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने encourage किया the formation of women's organizations। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी इन रेजिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड मोबिलाइजिंग देम। दिस गेव सिग्निफिकेंट इम्पीटस टू द वुमेन्स राइट्स movement. Growth of social consciousness. The rise in education level and political awareness among women fostered the development of a heightened social consciousness. Heightened social consciousness के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और they began to struggle for their rights and for equality. Changes in family and society. The improvement in the status of women brought about changes in the structure of both family and society. दोनों के अंदर changes आए. Women's roles were no longer confined solely to the domestic chores. अब women का काम सिर्फ घर का काम ही नहीं था बल्कि वो एक modern social thinking का भी बहुत बड़ा हिस्सा थी. Promotion of women's empowerment. ये जो communist movement था इन्होंने women को self reliant और empowered बनाया और यहाँ से women का जो self confidence है वो बढ़ गया. Contribution to building the modern China. जो active participation था women का made a significant contribution to the China's social and political transformation. This aided in the construction of modern and more egalitarian society. Eighth question is difference between women's history and gender history. इन दोनों में क्या फ़र्क है and explain the feminist perspective of the world history. ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये सिर्फ आपके पढ़ने के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ एक्सपेक्टिव से भी लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो फेमिनिस्ट का मतलब ही नहीं समझते. यहाँ पर दोनों की बात मैं कर रही हूँ, लड़कों की भी लड़कियों की भी, ठीक है. तो एक प्रॉपर हम डेफिनेशन समझेंगे कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है. देखो, फेमिनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पर कहा जाता है कि भाई विमेन और मैन को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. दैट आज के टाइम पे अगर एक मैन, अगर कोई भी आदमी होता है, ठीक है, अगर वो 50 की उम्र में अपनी नौकरी छोड़कर एक नया बिजनेस चालू करना चाहता है, अपने परिवार को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होकर सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दिया जाता है, तो उस आदमी को एनकरेज करते हैं कि हाँ वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है. अगर उन्हें
इस चीज़ पे सपोर्ट दिया जा रहा है, तो एक वुमेन जो कि 50 ईयर ओल्ड है, जो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होकर अपने करियर पर और देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो उसी बात पर उस वुमेन को क्रिटिसिज्म ना दिया जाए। बात सिर्फ ये है, यहाँ पर कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है कि अगर एक आदमी 10 लोगों को मार सकता है तो मैं भी 10 लोगों को मारूंगी, ऐसा फेमिनिज्म का मतलब नहीं है। और फेमिनिज्म के नाम पे आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसके नाम पर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो फेमिनिज्म का मतलब नहीं होता है, ठीक है। यस, तो बिल्कुल वैसे ही फेमिनिज्म का मतलब होता है कि भाई वुमेन को भी इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी देना। इसके अंदर कौन से राइट आते हैं? राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एम्पावरमेंट, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वुमेन को भी बाहर जाकर अपने लिए पैसे कमा के खाने की पूरी उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप शादी कीजिए, आपको आपका हस्बैंड कमा के खिलाएगा, नहीं। कुछ वुमेन वो भी होती हैं जो शायद खुद कमा के खाना चाहती हैं, अपने पैसों पर जीना चाहती हैं और अपने पैसों पर मौज मस्ती करना चाहती हैं, ठीक है। तो फेमिनिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर उसे कैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, कैसे उसका मीनिंग जो है रखा गया है, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। हिस्ट्री यहाँ से आप पढ़ लेना, मतलब इंट्रोडक्शन यहाँ से आप पढ़ लेना। मेन बॉडी, वुमेन हिस्ट्री और जेंडर हिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है, पहले स्टडी पर फोकस करते हैं। वुमेन की हिस्ट्री जो है वो प्राइमरीली वो लाइफ स्ट्रगल और कंट्रीब्यूशन देखती है वुमेन का। इसके अंदर जो है लाइट में रहा जाता है कि भी कैसे वुमेन को हिस्ट्री के अंदर नेगलेक्ट किया जाता था। ऑन द अदर हैंड जेंडर हिस्ट्री के अंदर सोशल रोल्स और रिलेशनशिप्स दोनों वुमेन और मैन और वुमेन की डिस्कस किया जाता था। यहाँ पर इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द जेंडर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? वुमेन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है एक जगह वुमेन एक्सपीरियंस और राइट्स के लिए। भाई हिस्टोरिकल नैरेटिव में वुमेन का एक जगह होना चाहिए जहाँ पर उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं उनको कोई ना कोई मेंशन करे। जेंडर हिस्ट्री के अंदर दो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ और पावर डायनेमिक्स को विद इन सोसाइटी एक्सपोज किया जाता था। ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, क्योंकि स्ट्रगल अगर वुमेन ने किया था तो कुछ मैन ने भी किया था। भाई स्ट्रगल को दोनों ने किया था ना। differences in perspective, women's history attempt to view history from the perspective of women। भाई वुमेन्स हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री है वहाँ पे सिर्फ वुमेन की हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है। जेंडर हिस्ट्री के अंदर दोनों की सोशल और जो पॉलिटिकल उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी उन सबको डिस्कस किया गया है। सब्जेक्ट मैटर, वुमेन की हिस्ट्री के अंदर वुमेन मूवमेंट, फीमेल लीडर्स और सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है। जेंडर हिस्ट्री में, ठीक है, एनकम्पासेस सब्जेक्ट सच एज फैमिली, मैरिज, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल रोल्स, इन सबको डिस्कस किया गया है। हिस्टोरिक एवोल्यूशन, वुमेन्स हिस्ट्री इवोल्व्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट आने के बाद वुमेन की हिस्ट्री इवोल्व हुई। बाद में हिस्टोरियंस ने रियलाइज़ किया कि वुमेन को दैट स्टडिंग वुमेन इन आइसोलेशन वॉज इनसफिशिएंट, कि जो आइसोलेशन में रहकर भी पढ़ रही है उनका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। कंसिक्वेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर हिस्ट्री इमर्ज्ड, दिस डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ब्रॉडन्ड द स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वुमेन्स हिस्ट्री बॉट रिकग्निशन टू द हिथेरो नेग्लेक्टेड रोल ऑफ द वुमेन। देखो, हिथर्टो नेग्लेक्टेड रोल ऑफ द वुमेन का मतलब है कि टिल नाउ, अब तक जो भी वुमेन के रोल को नेग्लेक्ट किया जाता था उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। जेंडर हिस्ट्री के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को समझते थे, पावर डायनामिक सोसाइटी के अंदर कैसे काम करते हैं उसको समझते थे। तो बोथ स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एम्फसाइजिंग वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पोइज दैट रोल ऑफ वुमेन हैज़ बीन ओवरलुक्ड इन द ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। इनका मानना है कि भी हिस्ट्री के अंदर वुमेन का जो रोल है ना उसको बहुत कम दिखाया गया है। देयरफॉर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू अकॉर्ड वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपीरियंस देयर राइटफुल प्लेस इन हिस्ट्री। वुमेन को उनका अधिकार और हिस्ट्री के अंदर उनकी जगह होनी चाहिए। क्रिटिक ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम, फेमिनिस्ट जो हिस्टोरियंस थी उन्होंने पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरी राइटिंग्स हैं वो सिर्फ मेल सेंट्रिक व्यू पॉइंट से ही वो जो है इन्फ्लुएंस है, जो कि एक्चुअल स्टेटस ऑफ वुमेन को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी एंड राइट्स, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस वुमेन इक्वालिटी, लिबर्टी और राइट्स के ऊपर डालता है। इनका कहना है कि जो स्ट्रगल फॉर वुमेन्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एज अ मैटर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। स्टडिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन, फीमेल हिस्ट्री जो है वो सिर्फ
प्रोमिनेंट वुमेन सिर्फ वहाँ की प्रसिद्ध वुमेन के बारे में नहीं है, बल्कि डेली लाइफ, लेबर स्ट्रगल भी ऑर्डिनरी वुमेन की वो दिखाती है, जहाँ से हिस्ट्री और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और रियलिस्टिक हो जाती है. एनालिसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिव स्ट्रक्चर्स. द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि कैसे सोसाइटी और कल्चर की वजह से वुमेन का स्टेटस जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है. अच्छा होता है तो अच्छा होएगा, बुरा कह रहे हैं तो बुरा होगा, तो ऐसे. इट एनालाइजेज द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी. न्यू डायरेक्शन टू द हिस्टोग्राफी. जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था, उन्होंने एक नई ट्राजेक्ट्री दी ह्यूमन हिस्टोरिकल वार्निंग को. कंसिक्वेंटली हिस्ट्री हैज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द मियर क्रॉनिकल्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स टू एनकम्पास द सोशल एंड कल्चरल dimensions, marking a significant step toward the more inclusive history. Significance of feminist historiography. अभी क्या significance थी? Giving recognition to the marginalized groups. Feminist historiography के अंदर सही जगह जो है women की history के अंदर women को सही जगह दी जाइए, अब वो चाहे marginalized group हो या फिर thereby making history more inclusive. नेक्स्ट इज एक्सपोजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़. ये जो पर्सपेक्टिव है, इसकी वजह से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक मतलब कि ध्यान गया लोगों का, और इन इनइक्वालिटीज़ को सोसाइटी के अंदर एड्रेस करके ख़त्म किया गया. इंस्पायरिंग वुमेन्स मूवमेंट. फेमिनिस्ट हिस्ट्री जो है, इसने एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दिया है वुमेन राइट्स को, ठीक है. फोस्टरिंग इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन. ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ हिस्ट्री स्टडी. ये जो पर्सपेक्टिव है, इसकी वजह से सोशल, कल्चरल और फैमिली थीम्स के अंदर हिस्ट्री का पढ़ी जाने लग गई, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस है वो भी जाने लगे, ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली हिस्ट्री बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने जो है इक्वालिटी और इनजस्टिस को एक नया रूप दिया, और यहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगे. इंट्रोड्यूसिंग न्यू पर्सपेक्टिव टू द मॉडर्न सोसाइटी. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो है, इन्होंने एक सोसाइटी को फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया रिगार्डिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स. दिस हैज़ इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न सोशल चेंज. कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना. अब मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन, ठीक है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the first black president of South Africa? साउथ अफ्रीका का पहला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है. सेकंड इज, अच्छा, कौन से ऐसी दो चीज़ें हैं जिनके लिए वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइट कर रही थी. कोई भी दो चीज़ें जो मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है. मेन रोल प्ले करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हर जगह लड़ाई हो रही है. अब वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो, रशियन रेवोल्यूशन देखो, हर जगह कोई भी रेवोल्यूशन देख लो, उनके लिए फाइट हो रही है. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वर्सेस कल्चर. व्हाट रोल डू नेचर एंड कल्चर प्ले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वर्सेस कल्चर. नेचर का मतलब क्या होता है भाई. नेचर वो चीज़ें जो आप बायोलॉजिकली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ऑलरेडी है, पैदा होने से ही आपके, जैसे आप लड़का है या लड़की, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये नेचर डिसाइड करके भेजता है, ठीक है. तो इसके अंदर आता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन, जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है, ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट. कल्चर का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी लोगों से बनी जिन्होंने मिलकर ट्रेडिशन, बिलीफ, कस्टम और बिहेवियर लोगों के नाम पे बना दिया कि भाई सोसाइटी ऐसे कहती है कि लड़कों को तो ऐसे करना पड़ेगा, लड़कियों को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है. ये एक इस इंडिविजुअल को सिखाती है कि सोसाइटी के अंदर आपको रहना कैसे है. कल्चर समय के साथ साथ बदलता रहता है, ठीक है. अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर होती है. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. कुछ थिंकर्स के हिसाब से ह्यूमन जो बिहेवियर है वो नेचर डिसाइड करता है, और कुछों का मानना है कि सोसाइटी और कल्चर जो है एक इंसान का बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं. द मॉडर्न पर्सपेक्टिव एक्नोलॉजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ. मॉडर्न इस पर्सपेक्टिव कहता है भाई दोनों का आधा मिश्रण है. Construction of gender roles. Nature determines the biological difference between the men and women. Biological difference जो है मैन के ऊपर, मैन वुमेन के अंदर नेचर डिफाइन करता है, लेकिन जो कल्चर है वो डिक्टेट करता है उनके सोशल फंक्शन और रोल्स. फॉर इंस्टेंस, associating domestic chores primarily with women is a cultural construct. Connection to the social inequality. Often, society utilizes natural differences को यूटिलाइज करती है टू जस्टिफाई जेंडर इनइक्वालिटी. दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन. नीड फॉर बैलेंस पर्सपेक्टिव. दोनों नेचर और कल्चर जो है ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू प्रायोरिटाइज और एम्फेसाइज ओनली वन साइड ओवर द अदर. ये मतलब इनअप्रोप्रिएट है अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए कि भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है. दोनों जो है
नेचर है. It is only through a balanced perspective that the society and gender can be truly understood. The role of nature in the gender formation. The impact of biological differences. Nature जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है मैन एंड वुमेन के अंदर बनाता है. ये जो डिफरेंसेस है ये एक फाउंडेशन उनकी जेंडर आइडेंटिटी को देते हैं. हार्मोन और फिजिकल स्ट्रक्चर. भाई हर दोनों का हार्मोन और फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है. वुमेन के हार्मोन्स अलग होते हैं, मैन के अलग होते हैं. मेच्योरिटी. वुमेन की कैपेसिटी जो होती है मदरहुड के लिए वो एक नेचुरल एट्रीब्यूट होती है. एज अ रिजल्ट वुमेन को जो है चाइल्ड केयर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है. वेरिएशन इन फिजिकल कैपेसिटी. फिजिकली जो मैन और वुमेन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग है. तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पे उस पर भी अपना कुछ ना कुछ दे दिया पॉइंट ऑफ व्यू. लिमिटेड इन्फ्लुएंस. नेचुरल डिफरेंसेस प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर जेंडर फॉर्मेशन. दे डू नॉट सोलिली डिटरमाइन वंस इंडिविजुअल बिहेवियर. वो फॉर्मेशन तो देते हैं जेंडर का लेकिन उनका काम नहीं बताते. सोसाइटी और कल्चर वहाँ पर अपना रोल दिखाता है उनका काम बताने के लिए. दिस इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव. मॉडर्न साइंस कहता है कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद आज के टाइम पे मैन और वुमेन जो है इक्वल पोटेंशियल के दोनों आज लायक है. देयरफॉर जस्टिफाइंग इनइक्वालिटी सोलिली ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इज अनजस्टिफिकेबल. द रोल ऑफ कल्चर इन द जेंडर फॉर्मेशन. डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल रोल्स. भाई उन्होंने वुमेन मैन और वुमेन के टास्क अलग अलग बता दिए. सोशलाइजेशन. अर्ली चाइल्डहुड से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से बिहेव करने को कहा जाता है. इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. ट्रेडिशंस ने अलग अलग चीज़ें बना दी. ठीक है, लड़की शादी करके लड़के के ही घर जाएगी, लड़के के माँ बाप को संभालेगी, ये उन्होंने ही बना दिया रिस्ट्रिक्शंस. रोल ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन. भाई फिल्म और एडवर्टीजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. फिल्म अपना बनाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं और फिर उसको ही सोसाइटी पता नहीं क्या मान लेती है. टाइम के साथ साथ भाई जेंडर के और इन सब के रोल भी चेंज हुए, सोसाइटी चेंज हुई तो उनकी सोच भी अलग हुई है. ग्रोथ ऑफ इक्वालिटी एंड अवेयरनेस. भाई कल्चर भी चेंज हुआ है क्योंकि लोगों के अंदर पढ़ाई हुई है, इन इक्वालिटी आई है वुमेन के, तो यहाँ से भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है. ठीक है. राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग. वुमेन हिस्ट्री वर्सेस जेंडर हिस्ट्री हम कर चुके हैं. नेचर वर्सेस कल्चर ये भी हम कर चुके हैं. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी हम कर चुके हैं. पहले क्वेश्चंस में पढ़ा चुकी हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती हूँ. विमेन हिस्ट्री वर्सेस जेंडर. विमेन हिस्ट्री के अंदर भाई सिर्फ विमेन के ऊपर फोकस किया जाता है. भाई कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या उन्होंने मदद की. ठीक है, तो और घर पे अंदर उनको क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन सहन करने पड़ते थे, सोसाइटी के अंदर उनको कितना एम्बेरस्ड फील कराया जाता था. जेंडर हिस्ट्री के अंदर भाई दोनों, अब यहाँ पर जेंडर हिस्ट्री के अंदर किसी जेंडर को नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आए थे वुमेन मैन और वुमेन दोनों पे, कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने मिलकर इन चीज़ों को हटाया. स्टडी, फोकस ऑन स्टडी. वुमेन हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो डाला गया है कि भाई वुमेन पढ़ी लिखी वुमेन का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फेमिनिस्ट मूवमेंट का कितना बड़ा रोल है. वुमेन हिस्ट्री जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट से ही इन्फ्लुएंस हुई है क्योंकि वुमेन ने कहा कि भाई वुमेन का कितना बड़ा रोल है, कितनी ज़्यादा तुम लोगों को उन्होंने जो है फ्रीडम दिलाई है और वुमेन का कोई जिक्र ही नहीं है. तो उन्होंने कहा कि वुमेन हिस्ट्री भी होनी चाहिए. सोशल सिग्निफिकेंस. भाई दोनों हिस्ट्री की दोनों ब्रांचेस पे दोनों को सही सही तरीके से कंट्रीब्यूशन मिला है, वुमेन को स्टेटस मिला है और जेंडर इनइक्वालिटी को जो है एड्रेस किया गया है. मॉडर्न हिस्टोग्राफी के अंदर क्या वुमेन हिस्ट्री और जेंडर हिस्ट्री जो है दोनों एक्सपेंड की गई है स्कोप के अंदर, और हिस्ट्री जो है बियॉन्ड पॉलिटिकल इवेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किया है. नेचर वर्सेस कल्चर. नेचर क्या है भाई, नेचर जो है भाई बायोलॉजिकली जो वुमेन का और मैन का डिस्पोजिशन है वो. कल्चर का क्या मतलब है, जो सोसाइटी ने मिलकर 3-4 लोग बैठ गए और उन्होंने बता दिया भाई कल्चर के साथ ऐसा होना चाहिए. ठीक है. ह्यूमन बिहेवियर. भाई बचपन से लड़कों और लड़कियों को अलग तरीके से सिखाया जाता है और कहा जाता है कि सोसाइटी के अंदर लड़कों को ऐसे बोलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे करना चाहिए बिहेव. ठीक है. रोल इन जेंडर कंस्ट्रक्शन. नेचर जो है दोनों को अलग अलग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, तो ये जो है ये उनकी जेंडर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बन जाती है. कनेक्शन टू सोशल इनइक्वालिटी. सोसाइटी जो है ऑफन नेचुरल डिफरेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कल्चर बना देती है और कहती है कि भी जेंडर मतलब कि भी कैपेबिलिटीज़ दोनों की अलग है, नेचुरली दोनों अलग है, इस बेसिस पे कुछ भी कर देते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस पर्सपेक्टिव. नेचर और कल्चर दोनों जो है ह्यूमन और सोसाइटी पर बहुत बड़ा जो है अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री. वुमेन रोल. भाई वुमेन का हिस्ट्री के अंदर कितना बड़ा रोल है और फिर भी उनको नेगलेक्ट किया जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई वुमेन का रोल भी सिग्निफाई करो. क्रिटिक ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम. फेमिनिस्ट हिस्टोरियन ने आर्ग्यू किया कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड क्यों है. उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पेट्रियार्कल माइंडसेट को.
एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी एंड राइट्स, ये जो पर्सपेक्टिव है उन्होंने कहा कि वुमेन लिबर्टी और राइट्स को भी किया जाना चाहिए, वुमेन मूवमेंट और स्ट्रगल्स को भी रिकॉर्ड करके लिखो हिस्ट्री के अंदर। फोर्थ इज स्टडी ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन, फेमिनिस्ट हिस्ट्री सिर्फ प्रोमिनेंट वुमेन की नहीं है जो पढ़ी लिखी थी, सिर्फ उन लोगों को भी, उन वुमेन को भी डिस्कस किया गया है जिन्होंने डेली स्ट्रगल किया है, वो छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेले हैं जिसकी वजह से आज फ्रीडम आई है। सोशियो कल्चरल एनालिसिस, ये जो पर्सपेक्टिव है ये मतलब कि दोनों इनइक्वालिटीज़ और डायनामिक्स को जो है स्टडी करता है। अ न्यू डायरेक्शन फॉर हिस्टोग्राफी, दिस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है रेंडर्ड हिस्ट्री मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव, दिस हैज़ बोल्स्टर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी। और यहीं पर फाइनली आपका सब्जेक्ट ये ख़त्म होता है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और याद रखना हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है नीचे ले सकते हो। और मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं तो मेक श्योर कि आप जो है 3 लकी विनर्स में अगर बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका रिप्लाई देना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि हम मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और गिव अवे विनर्स के लिए। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।